आरएसएस ने अब तय कर लिया है, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बहुजनों का वोट ही नहीं खत्म होगा, आपकी अब राजनीति भी खत्म हो जाएगी। सरकार एक ऐसा बिल ला रही है जिसमें अगर किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को 30 दिन तक जेल में रहना पड़ा तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे सरकारी नौकरी में किसी को 30 दिन तक जेल में रहना पड़ता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन सवाल है कि अगर गलत आरोप लगे तो कार्रवाई उन अधिकारियों पर क्या होगी जो झूठ फैलाते हैं, और इससे बहुजन राजनीति कैसे खत्म होगी, सोच समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जिनको भी 2 साल की सजा हो जाएगी लोअर कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से, उनकी सदस्यता चाहे वो वार्ड काउंसलर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, विधायक हो, उनकी सदस्यता चली जाएगी झटपट में। किसी दलित पिछड़े, सोचिए अभी यूपी में एक मुस्लिम विधायक की सदस्यता चली गई, लालू यादव की पॉलिटिकल करियर खराब हो गई, सहनी जी की, राहुल गांधी भी इसमें फंसे थे, लेकिन उनको 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लग गई। लेकिन अब तक किसी भी दलित पिछड़े के सजा पर रोक नहीं लगी है। राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, एक बड़ी पैनल है उनके पास, बड़ी टीम है, उनको तो मिल गया। लेकिन ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने एक बिल लाया था और उस बिल को एक उन्होंने गैजेट लाया था, कैबिनेट का फैसला था कि इस कानून को बदल दिया जाए। तो राहुल गांधी उस समय एंग्री यंगमैन थे, उसको फाड़ दिया था। उसी का नतीजा राहुल गांधी भी उसकी चपेट में है, लेकिन ये तो उससे भी खतरनाक है। खैर वो सरकार का फैसला नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। ये सरकार ला रही है बिल कि अगर किसी को 30 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए, सिर्फ सजा नहीं हिरासत में रह जाए तो भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अब सोचिए इस देश में लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज कौन है? आप एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाइए और दलित पिछड़ा हैं, आप पर एक FIR करा दी जाएगी, 30 दिन के लिए आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई या कोई पुलिस, और आपकी राजनीति खत्म, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप सीएम है या पीएम है। अब पीएम तो इसकी चपेट में आएंगे नहीं, इसकी चपेट में ज्यादा सीएम आएंगे। तो सोचिए किस तरह के कानून बन रहे हैं। और सवाल है कि इसलिए महामहिम राष्ट्रपति ने भी कहा था कि जजों की भर्ती जो है वो एग्जाम से हो। तो मनुवाद का जो अंतिम हथियार है वो है मीडिया और दूसरा है जुडिशियरी। तो सोचिए कितना खतरनाक बिल आरएसएस ला रही है और बीजेपी ला रही है। मैं इस सरकार को आरएसएस की सरकार इसीलिए कहता हूं कि जो अभी उपराष्ट्रपति के लिए जिनका चयन कैंडिडेट बनाया है आरएसएस ने, वो आरएसएस से निकले हैं। आरएसएस कह रहा है कि अब हर पद पर हमारे लोग होने चाहिए जो हमारी विचारधारा से लैस हो। सोचिए, और उनको दिलीप मंडल ओबीसी कह रहे हैं, लेकिन वो ओबीसी नहीं है, वो आरएसएस के लोग हैं, उनको आरएसएस कहिए। वहीं कांग्रेस जो है वो सवर्ण सिंड्रोम से निकल ही नहीं पा रही है। अगर उसको, कांग्रेस को नायडू को फंसाना था या टीआरएस को फंसाना था, तमिलनाडु वर्सेस तेलंगाना या आंध्रा करना था, तो किसी दलित पिछड़े को भी तो ला सकते थे। पता नहीं कांग्रेस का कौन थिंक टैंक है। और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस जो बिहार में यात्रा कर रही है उसको भी लीड कर रहे हैं सवर्ण समाज के लोग। तो क्या कांग्रेस अभी भी दलित पिछड़ों को सिर्फ सिंबॉलिक इस्तेमाल कर रही है? ये बिहार चुनाव के समय, टिकट बंटवारे के समय दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं ईमान की बात किसी डर से कहना बंद नहीं करूंगा। कांग्रेस अभी भी सवर्ण सिंड्रोम से ग्रसित है। जैसे अखिलेश यादव, सोचिए अमिताभ बच्चन की पत्नी राज्यसभा मेंबर हैं 4 बार से। क्या लाला जी वोट करते होंगे? अमिताभ बच्चन वोट देते होंगे? तो सोचिए कांग्रेस और बीजेपी में या विपक्षी, बीजेपी और विपक्षी दलों में ही फर्क है कि बीजेपी हर फैसला या तो आरएसएस के लिए करती है या वोट के लिहाज से करती है। उसने उपराष्ट्रपति के चयन में क्या किया? ओबीसी को भी मैसेज दिया और आरएसएस को भी मैसेज दिया। कांग्रेस तेलंगाना और आंध्रा कार्ड खेल सकती थी, किसी दलित पिछड़े को भी तो ला सकती थी, अल्पसंख्यक ले आती। तो कांग्रेस अभी भी सवर्ण सिंड्रोम से पीड़ित है और मुझे नहीं पता उससे कब बाहर आएगी। लेकिन सबसे खतरनाक बिल अगर ये पास हो जाता है
तो कोई दलित पिछड़ा अगर प्रधानमंत्री के पद पर है तो भी उसको निपटा दिया जाएगा, और मुख्यमंत्री है तो भी निपट जाएगा। प्रधानमंत्री क्यों निपट जाएगा? सोचिए, इस देश में कोई दलित पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक डिक्टेटर नहीं हो सकता है। कोई चुनाव आयोग उसकी मदद नहीं करेगा, कोई इनकम टैक्स ईडी सीबीआई उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक ओवर रिप्रेजेंटेशन है। जातिवाद और मनुवाद के सोच जिनके दिमाग में है उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है। जैसे जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, इनके घर में सुनते हैं कि 4-5 गो IAS IRS है। अब ये मत पूछिए कि यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या क्या होता है, और ये कितना ईमानदार देश है। यहाँ तो एक चपरासी प्रधानमंत्री अपने रिश्तेदार की पैरवी नहीं करा सकता है। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री के रिश्तेदार का पर्स छिना जाए तो मिल जाएगा, सांसद का चैन लूट जाए तो मिल जाएगा, लेकिन आम आदमी के साथ क्या होता है तो समझिए। तो इस देश में भाई भतीजावाद, जातिवाद, पैरवी चलता है। सब मेरिट से, सारा काम मेरिट से होता है। बस ये सारा मेरिट तब खत्म हो जाता है जब कोई दलित पिछड़ा आ जाए। आप बताइए यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या क्या खेल होता है। खैर, ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर उनका परिवार बहुत पढ़ा लिखा है, उनके लिए उसको बधाई। उनके एक बेटी डीएम है, एक दामाद डीएम है, एक बेटी IRS है, एक दामाद और डीएम है, और अच्छे अच्छे, एक सहारनपुर में पोस्टिंग है, एक उनकी पोस्टिंग नोएडा में है, नोएडा डीएम है, एक दामाद की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है, एक बेटी की पोस्टिंग भी जम्मू कश्मीर में। ये सब मेरिट के दम पर। मेरा इसमें कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं। लेकिन सोचिए, 30 दिन की हिरासत और आप मुख्यमंत्री हैं, आपका काम खत्म हो जाएगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बिल ला रही है सरकार, मुबारक हो इस देश को। वहीं सोचिए, इस देश में कैसे कैसे बैकअप हैं। मीडिया पूरी तरह से ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के साथ है। एक तस्वीर देख लीजिए, कोई CSDS चलाती है, ये कह रहे हैं कि हमारे डेटा पर राहुल गांधी कूद रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का डेटा लेकर कहा है कि ये फर्जरी है, गड़बड़ियां हैं। इनका तो चर्चा नहीं है। वही है जो 400 सीट लाने पर रो रहे थे कैमरे पर। तो ऐसे फर्जीवारों का इस देश में कोई कमी नहीं है। लेकिन सोचिए, कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, आपको 30 दिन के लिए अगर अरेस्ट कर लिया गया तो आपको मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना पड़ेगा। आप PM बन जाइए, आपको अरेस्ट कर लिया तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। सवाल है कि पहले डाइवर्सिटी तो लाओ, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक तो दलित पिछड़े, किसान, आदिवासी को जगह दो। तो ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है जो मैं उससे सहमत नहीं हूं। जो लोग कल तक थप्पड़ अभियान चलाते थे, कभी केजरीवाल, कभी कन्हैया, कभी संजय सिंह, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा है, और थप्पड़ मारने वाला सुने कि गुजरात का आदमी है। आप सोचिए, थप्पड़ मारने वाला गुजरात का आदमी, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ है, राजनीति का पैसाकरण हुआ है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल। पहले चुनाव जीतने के लिए हर 3 तिक्रम करो, फिर जहां हारे वहां मंत्रियों CM को जेल में बंद करो, फिर उनकी हिम्मत न टूटे तो पेश है विशुद्ध कानूनी तरीका। 30 दिन जेल के बाद कुर्सी चली जाएगी, बाद में भले उसको बेल मिले, दोष सिद्ध ना हो, लेकिन इस बीच कितना कुछ बदल जाएगा सोचिए। तो इस देश में आपको पता है कोर्ट कचहरी में कौन विजेता है और कौन हार जाएगा। इस जेल में कौन लोग बिना जमानत के बंद है, कौन लोग खीरा चोरी के झूठे आरोपों में जेल में बंद है, और कौन हीरा चोरी करके भाग जा रहा है। तो ये सरकार, ये RSS अंतिम कील लोकतंत्र पर भी ठोक रही है। और ये समझना पड़ेगा दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को, जो उस खेमा में जाके बैठे हुए हैं कि आपकी नस्लों की नस्ल खत्म हो जाएगी, आपके सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। सरकार कह रही कि जिसको भी किसी इनकम टैक्स ईडी सीबीआई पुलिस ने 30 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया, जबकि भारत का कानून जो बाबा साहब ने प्रावधान दिया था उसमें लोअर कोर्ट से सजा होगी तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी सजा बरकरार रखेगी, तो भी रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं। एक चेक एंड बैलेंस था। लेकिन ये बिल ला रहे हैं कि नहीं, अगर आपको सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया 30 दिन के लिए तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आपकी राजनीति खत्म। तो मुझे आप प्रधानमंत्री बना दीजिए और कह दीजिए जिसको इस देश में, तो आप जानते हैं तमाम संवैधानिक संस्थाएं बिना दबाव के काम करती हैं, बस आप मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं दिखाता हूं कितने लोगों को। संजय सिंह ने कहा था संसद में, मुझे 1 महीने के लिए इनकम टैक्स ईडी दे दीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो सबकी जांच होगी।
तो क्या इस देश में संवैधानिक संस्थाएं संविधान की तरह काम करती है या जाति देखकर काम करती है? मनुवाद जिनके दिमाग में भरा हुआ है वो संविधान देखकर काम करते हैं या मनुवाद देखकर काम करते हैं? तो ये बड़ा खतरनाक बिल है। सोचिए, किसी मुख्यमंत्री को सजा दे, 30 दिन के लिए गिरफ्तार करा दो, बाद में वो बरी होता रहे, उसकी सत्ता गई, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि वो बाहर आएगा तो फिर मुख्यमंत्री बन सकता है कि नहीं। लेकिन सोचिए, जिसके हाथ से एक बार मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा उसका क्या होगा। और ये दलित पिछड़ों के साथ सबसे ज्यादा होगा, किसान अल्पसंख्यकों के साथ सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये 2 साल वाला जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, कोई एक लोअर कोर्ट का जज 2 साल का फैसला आपको सुना देगा, आपका करियर खत्म। तो जातिवाद मनुवाद का सबसे मजबूत किला अभी भी मीडिया, जुडिशरी और तब ब्यूरोक्रेसी है। उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह पर रिप्रेजेंटेशन है। अभी भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता नहीं समझे, जो बीजेपी के साथ है या कहीं भी है, चाहे वो वोट चोरी हो, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे 2 साल वाली सजा हो, चाहे ये बिल जो ला रही है सरकार 30 दिन के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आप डाल हैं दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तो ये जातिवादी मनुवादी पात हैं। एक कहानी सुना रहा हूं यूपी की, मैं पूरा नाम लेके बता रहा हूं। वो शख्स लड़कियों की फौज रखता था और वो किसी पर भी एफआईआर दर्ज करा देता था और उसके बाद पूरा सिस्टम उसके पीछे पड़ जाता था। सोचिए, और उसके बाद वो कहीं रेप का केस दर्ज कराता था। वो शख्स, सोचिए आप किस तरह से, आप जब वो पूरी कहानी बताऊंगा तो आप हिल जाइएगा, किस तरह से वो शख्स सरेआम रेप का केस दर्ज करा देता था, क्योंकि पूरा पुलिसिया सिस्टम उसके चुंगल में था। अनिल यादव ने पूरा ब्यौरा विस्तार से लिखा है, पता नहीं लोग इसको खबर क्यों नहीं बनाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ऐसी तमाम खबरें आपके बीच लाया जाए, और जब आप ये पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि कैसे एक शख्स यूपी में लोगों की जमीनें हड़पता था, वो एफआईआर करवाता था। इस शख्स का नाम है अखिलेश दुबे। मामला बहुत गंभीर है। दुबे की जगह कोई यादव होता तो इसे समाजवादी पार्टी से जोड़कर न्यूज बना दी जाती। यूपी एक से एक तुर्रम खा अधिकारी दुबे की जेब में था। उनका काला धन दुबे सफेद करता था। उनकी बेटी की शादी में कम से कम 50 आईपीएस पहुंचे थे। पीपीएस की तो गिनती ही नहीं थी। किसी पर मुकदमा करवाना और मुकदमे का नाम निकलवाना दुबे के लिए बाएं हाथ का खेल था। इसकी करतूत और आगे बता रहा हूं। सोचिए, जेएनयू में एक दुबे ने दलित समाज के लिए गाली सूचक शब्द लिखा है, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए अब उसका। अखिलेश दुबे कानपुर की सरकार था। जमीन के लेन देन, किसी भी तरह के विवाद सब उसके आवास पर ही सुलझाए जाते थे। सही जांच हो जाए तो दर्जनों बड़े अधिकारी का हार्ट फेल हो जाएगा। सोचिए, अनिल मसीह देखे थे। तो ये शख्स लगातार इस तरह से, ये देखिए, ये कानपुर का अखिलेश दुबे है, कहने को वकील है। बताया जा रहा है कि पुलिस के लिए चार्जशीट और केस डायरी मुफ्त में लिखता था। एनकाउंटर से पहले पुलिस अखिलेश दुबे से लीगल एडवाइस लेती थी। इस वजह से पुलिस वालों से इतनी जान पहचान हो गई कि किसी पर भी पलक झपकते मुकदमा करवा देता। पूरे यूपी में कई लोगों पर रेप का झूठा करवाया, बदले में करोड़ों की वसूली की और कई रिटायर्ड पुलिस वालों की नौकरी दे रखी है। दर्जनों पुलिस वालों का धन प्रॉपर्टी धंधे में इन्वेस्ट कर रखा है। पुलिस की मिलीभगत से कानपुर में अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया। अखिलेश दुबे का साम्राज्य 2500 करोड़ का है। जिस पुलिस के दम पर सल्तनत खड़ी किया वही पुलिस अखिलेश दुबे का अब जाके केस दर्ज हुआ है। तो सोचिए, इस देश में ऐसे अखिलेश दुबे भरे पड़े हैं, कहां तक बचेंगे? ऐसे अखिलेश दुबे इनकम टैक्स में है, ईडी में है, सीबीआई में है, ब्यूरोक्रेसी में है, जुडिशरी में है, मीडिया में तो वही है। ऐसे ही जातिवादी मनुवादी। बचते रहिए। मेरा काम है आपको आगाह करना। और पहले खाद तो कम से कम मिल जाता था। ये देखिए, शिवराज सिंह चौहान सरकारी एमपी में, स्क्रीनशॉट देखते हैं, ये वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, कॉपीराइट का मामला है। खाद लेने के लिए महिलाएं लाइन में लगी है। यूपी में भी हालत है। इस शख्स पर आरोप है कि किसी ने दिल्ली के सीएम को थप्पड़ मारा है। और प्रशांत कुमार पांडे, जो तेजस्वी यादव को अनपढ़ कहता है, जिसको नीतीश जी ने भगा दिया था, वो कह रहा है बिहार में 40 जिला है। गुजरात में मॉर्निंग वॉक पर निकले कांग्रेस नेता की चाकू से हत्या। और सोचिए, कांग्रेस का जो सवर्ण सिंड्रोम है वो जा नहीं रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जहां बीजेपी ओबीसी ला रही है तमिलनाडु से, ये आंध्र से सवर्ण ला रहे हैं। अरे आंध्र से ही कोई दलित पिछड़े ले आते। खैर, कांग्रेस का है, अपना मसला है। और गाय के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग होती रहती है। चंदौली में
उमेश कुमार सिंह और सूरज गौर ऐसे लोग पकड़े गए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए कानून क्या कहता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से सजा मुकम्मल ना हो जाए तब तक उसको आप दोषी नहीं कह सकते हैं। खैर ये बिल आ रहा है, देखते हैं। पत्रकार करण थापर सिद्धार्थ वरदराजन पर एफआईआर किया आसाम की सरकार ने, जिसने पूरा जिला जो है वो सीमेंट कंपनियों को दे दिया है। और यह है संजय कुमार, ये कह रहा है कि राहुल गांधी ने हमारे झूठे ट्वीट पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने डेटा चुनाव आयोग का लिया है। टीकमगढ़ नवोदय स्कूल कॉलेज की 11वीं की छात्रा आस्था अहिरवार की संदिग्ध मौत टीकमगढ़, फांसी दिखाया गया। उनके परिवार वाले जांच की मांग कर रहे हैं। दलित पिछड़ों के लिए सोचिए किस तरह के हालात हैं, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है चुनाव आयोग को भाजपा में विलय कर दिया जाए ताकि देश के संसाधनों और धन की काफी बचत हो सके। और ये है एक चुनाव आयुक्त। अभी तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता सुना था ना, इनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। ये जम्मू कश्मीर गए थे 4 दिन के लिए। 2,66,000 रुपये इन पर खर्चा हुआ। 55,000 वाला इन्होंने रूम लिया था रोज का 4 दिन का, तो 2 लाख तो वही हो गया। 66,000 का इन्होंने खाना पीना किया है। निजी दौरा था इनका। ये चुनाव आयोग के तीसरे चुनाव आयोग हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तीनों चुनाव आयोग के खिलाफ जांच होगी। और देखिए ईबीएस का सर्टिफिकेट, अंशुमान मिश्रा, मासिक आय 9 रुपया, साल में 105 रुपया। तो ये आदमी तो भीख भी नहीं मांगता होगा। भीख मांग के भी लोग इससे ज़्यादा कमाते हैं। बेईमानी की इंतहा है। संधू जी वायरल हो रहे हैं। 2.66 मतलब 2.5 लाख रुपए इन्होंने 4 दिन में फूंक दिए। 55,000 और निजी दौरा था। और देश के 65 करोड़ जनधन खाते, जिसमें 13 करोड़ खाते बंद हो गए हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह सिद्धू साहब जो हैं वो 2,66,000 का है। और अफवाह सीएसडीएस के डेटा पर राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया। उनका अपना डेटा। ये आदमी घोर संघी है और इसको लोग अब दिखा रहे हैं। और सोचिए 79 सीट 2024 का इलेक्शन फ्रॉड है। 79 सीटों पर बीजेपी ने गड़बड़ी की है। अखिलेश यादव ने 18,000 शपथ पत्र भेजे थे। चुनाव आयोग उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। और सोचिए कोई भी दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री बने उसको जेल 30 दिन हिरासत में रहे, पीएम सीएम या कोई मंत्री, तो चली जाएगी कुर्सी। कोई दलित पिछड़ा नहीं बचेगा। ये अंतिम समय है, लड़ लीजिए, बोल लीजिए। कल मैं भी नहीं बचूंगा, आप भी नहीं बचेंगे। हो सकता है कि मैं पहले जाऊं, आप बाद में जाएंगे। सोचिए आप एमपी एमएलए बन गए या मंत्री बन गए, अगर आपको किसी ने उठा लिया 30 दिन के लिए, आपकी सारी पॉलिटिकल कैरियर खत्म। भीम आर्मी के उपाध्यक्ष नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ने पर राकेश खन्ना पर देर रात बड़ा हमला हुआ है, तो तस्वीरें नहीं दिखा सकते। और चुनाव आयोग अधिकारी ज्ञानेश कुमार का पूरा परिवार बहुत पढ़ा लिखा है। खाद के लिए लोग किस तरह से लोग लाइन में लगे हैं, अयोध्या की तस्वीरें हैं। और सीडीएस संजय कुमार और बीजेपी आईटी सेल के बीच क्या जुगलबंदी है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और कुछ अच्छी खबरें भी हैं। झारखंड के सूरज यादव डिलीवरी हुआ थे। अब उन्होंने जेपीएससी की परीक्षा पास कर सूरज यादव ने मुकाम हासिल किया है। शादीशुदा थे, उनकी पत्नी ने भी उनकी मदद की, परिवार ने मदद की। तो दलित पिछड़ों के हिस्से में तो सिर्फ बिजनेस है। और सोचिए जातिवाद का स्वघोषित मेरिटधारी जब कंपटीशन में नहीं कर सकते हैं तो इस तरह सोचिए लेटरल एंट्री से आईएएस बनना था। 14 लोग थे, दलित पिछड़ा भी था, सिर्फ 4 सवर्णों को आईएएस बना दिया गया है। इन चारों पद के लिए एक भी एससी एसटी ओबीसी एमबीसी को माइनॉरिटी नहीं मिला। नीतीश शर्मा, अमित शर्मा, नरेंद्र कुमार मंघानी, नरेश कुमार गोयल, ये राजस्थान के ब्राह्मण समाज से आने वाले मुख्यमंत्री के राज में हुआ है। तो सोचिए सबसे बड़ी खबर। और यूपी में मैं विधायक का बेटा हूं, बिल नहीं देता, बंद करा दूंगा बार। मुरादाबाद में भाजपा एमएलसी गोपाल अंजन के बेटे का हंगामा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर थप्पड़ चला है। मोदी सरकार विपक्ष को कंट्रोल करने के लिए और कानून चाहती है। तो सोचिए जो बीजेपी कानून ला रही है, अगर ये कानून बन गया तो कोई भी सरकार पलटी जा सके, किसी भी मंत्री को हटवाया जा सकेगा। वह चाहती है कि अगर मुख्यमंत्री 30 दिन हिरासत में है तो उसे पद छोड़ना पड़ जाए। जिसको भी चाहेगा 30 दिन के लिए गिरफ्तार करवा दीजिए, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा बिल भी आना चाहिए कि बिना अपराध के किसी को जेल में डाला गया, कारावास भुगतने के बाद में क्लीन चिट मिल गई तो जेल में डालने वाले को आजीवन कारावास होगी। ऐसा तो होगा नहीं। हरियाणा में बहन मनीषा को न्याय दो, चंद्रशेखर आजाद शेयर कर रहे हैं। वहाँ एक बच्ची, दलित समाज की बच्ची की हत्या हुई है हरियाणा के भिवानी में। सोचिए। और ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और करण थापर और सिद्धार्थ वरदराजन पर आरोप लगा है कि ये लोग विदेशी मतलब देशद्रोही पत्रकार हैं। आईएएस भर्ती में 18 अधिकारियों का इंटरव्यू हुआ।
इनमें 14 अधिकारी SC ST OBC वर्ग से थे। सोचिए ये सब अधिकारी थे जिनके साथ भेदभाव हुआ है। सिर्फ 4 अधिकारी सवर्ण समाज से थे। लेकिन हुआ क्या, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने चारों सीटों पर केवल सवर्ण समाज के 4 अधिकारियों का ही चयन कर लिया। राजस्थान में 4 पदों पर IAS की पदोन्नति होनी थी। 14 कैंडिडेट थे, उसमें SC ST OBC अल्पसंख्यक भी थे। 4 सवर्ण कैंडिडेट थे, 4 ही सीट थी। मुख्य सचिव जो है सुधांशु पंत वो ब्राह्मण समाज से थे, उन्होंने चारों सवर्ण समाज का चुन लिया। SC ST OBC के 14 अधिकारियों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया। यह साफ तौर पर अन्याय है। संविधान कहता है कि सबको बराबरी का हक है, लेकिन जब सारी सीटें सिर्फ एक जाति को दे दी जाती है तो यह संविधान और सामाजिक न्याय दोनों के खिलाफ है। भजनलाल शर्मा जवाब दो वरना पद से इस्तीफा दो। ये सब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, CM PM को समझना पड़ेगा। और सोचिए अब बाइक वालों से भी टोल टैक्स लिया जा रहा है और ED, CBI, इनकम टैक्स, जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, ये वो बिल्डिंग बनी हुई है। ये इस बिल्डिंग में जो जातिवाद, मनुवाद के लोग जो बैठे हुए हैं ना, वो सरकार के सिस्टम के साथ खड़ा करते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वहीं JNU में जाति सूचक शब्द लिखने पर एक दुबे की गिरफ्तारी हुई। वो तमाम खबरें हैं जो आपको जाननी चाहिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।